नमस्कार बच्चों। आज हम अपने इकोनॉमिक्स के अंदर सेकेंड सेमेस्टर की बुक स्टार्ट करने लग रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको जैसे कि हमने फर्स्ट बुक कंप्लीट करवा दी है, इसी प्रकार सेकेंड बुक उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की उम्मीद है, क्योंकि अब तो आप कुछ कुछ समझ भी गए होंगे, कुछ कुछ आपको इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज भी हो गया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप जो सेकंड बुक है इसको विशेष ध्यान देकर सुनेंगे। देन आवर सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स एंड लेसन इज सेकंड का है हमारा फर्स्ट लेसन। ठीक है, एंड व्हाट इज द लेसन? व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? ये हमारा लेसन है आज। ये लेसन का नाम है। हमने जब पहली बुक का फर्स्ट लेसन किया था, उसके अंदर थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो आपको पता चल जाएगा। यानी आपको पता है, पहले समष्टि और व्यष्टि, व्यक्तिगत इकाई और एक सामूहिक इकाई को एक समान ही पढ़ा जाता था। लेकिन 1933 में ओस्लो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जो कि नॉर्वे में स्थित है, के अर्थशास्त्री रैग्नर फ्रीस्ट ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटा था। फर्स्ट इज व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? माइक्रो के अंदर यानी एक उपभोक्ता की व्यक्तिगत समस्याएं, एक उपभोक्ता की छोटी छोटी समस्याएं, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता एक उपभोक्ता की समस्या या एक फर्म की समस्या या एक उद्योग की समस्या आदि का अध्ययन। ठीक है, आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को एक अंक के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार सॉरी बच्चों, कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, वन तो हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड इज जो हमारा मेन लेसन है, समष्टि अर्थशास्त्र।
यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसे इसका हम सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक समस्याओं का जैसे हमने पढ़ा ऊपर, एक उपभोक्ता की समस्या यानी एक उपभोक्ता की आर्थिक समस्या भी कह सकते हैं। एक उपभोक्ता की आर्थिक समस्या आदि का अध्ययन किया जाता है, एक का। और यहाँ पर सभी का यानी सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कैसी समस्या, जैसे कुल उपभोग, टोटल कंजप्शन, कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि। You have any problem? Perhaps no. It is clear. ठीक है ना। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा, यानी इसको क्या कहते थे हम, कीमत सिद्धांत। तो इसका भी कोई नाम होगा ना, तो इसे हम आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक अंक के अंदर या तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ये पेपर सेटर के ऊपर आधारित है, कैसा देगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़िए। यानी पहले क्या था, यानी हमारा जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, परंपरावादी मीन क्लासिकल, परंपरावादी अर्थशास्त्री थे हमारे। परंपरावादी अर्थशास्त्री कौन थे भाई? परंपरावादी के अंदर जैसे एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, आदि ने आर्थिक समस्याओं को सामूहिक तौर पर समस्याओं के रूप में हल प्राप्त किया था। यानी ये समष्टि अर्थशास्त्र के पक्ष में थे। लेकिन इसके बाद जो अर्थशास्त्री आए, यानी नव परंपरावादी क्लासिकली अर्थशास्त्री आए। ये कौन कौन थे भाई? ये थे हमारे, यानी मार्शल, पिगू आदि ने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जोर दिया। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के, व्यक्तिगत फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता की आर्थिक समस्याओं के बारे में अध्ययन करने पर ज्यादा जोर दिया। ठीक है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन 1930 के अंदर जब डिप्रेशन आया था, 1930 में जब महामंदी आई थी, ठीक है ना, तब तक 1930 के महामंदी तक व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही अधिक महत्व देते थे। जब 1930 में महामंदी आई तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही ज्यादा महत्व देते थे। तब 1936 में जे.एम. केन्ज ने अपनी जो पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी थी? द जनरल थ्योरी ऑफ
ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जब ये बुक उसने लिखी थी 1936 में जेएम केन्स ने, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की जोर की बजाय समष्टि अर्थशास्त्र पर ज्यादा बल दिया जाने लगा। समष्टि अर्थशास्त्र को ज्यादा बल मिला, समष्टि अर्थशास्त्र को ज्यादा यूज करने के बारे में सोचने लगे। ठीक है, अब समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, ये तो होगी इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज। यदि आपको आ जाए समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, 4 मार्क्स का यदि आ जाता है तो ये आपको लिखने के लिए मसाला चाहिए, तो इसीलिए ये 4 मार्क्स के अंदर आता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। 2 मार्क्स में आता है तो बिल्कुल इसकी डेफिनेशन लिखें और छोड़ दें। अब समष्टि अर्थशास्त्र के विस्तृत वर्णन। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में मैक्रो कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं ना, जो ग्रीक भाषा के, ये इंग्लिश में कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज का अर्थ होता है लार्ज, यानी बड़ा। ठीक है, मैक्रोज से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लार्ज यानी बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में मैक्रो कहते हैं, और मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है। यहाँ पर सी की बजाय के है, केवल डिफरेंस ये है, और लास्ट में एस है। मैक्रोज से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है लार्ज यानी बड़ा। ठीक है ना, अतएव समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का सारी अर्थव्यवस्था के रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे सकल मांग, सकल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर। जैसे सकल मांग यानी कुल मांग, सकल पूर्ति कुल पूर्ति, राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय आदि, इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो हमें क्या कहलाता है, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र के आप डेफिनेशन के रूप में यदि आ जाएं, सबसे अच्छी इसकी जो डेफिनेशन है वो सेपिरो ने दी है, बहुत छोटी डेफिनेशन दी है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। सेपिरो के अनुसार क्या कहा है सेपिरो ने कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। ठीक है ना, समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। ये सेपिरो ने फर्स्ट क्या करना है, इसका मीनिंग बताना है आपने। समष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का अक्षेत्र यानी स्कोप। ठीक है, स्कोप, समष्टि अर्थशास्त्र का स्कोप कितने पॉइंट्स के अंदर लिया गया है, इसको 6 विषयों के अंदर बांटा गया है। समष्टि अर्थशास्त्र को 6 विषयों के अंदर बांटा गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय आय का अध्ययन, इसके अंदर राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, देश की सभी प्रकार की आय का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, इसके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा लिखना है।
सेकंड इज रोजगार का सिद्धांत, यानी इसमें रोजगार निर्धारण की सभी तत्वों पर निर्भर किया जाता है, जैसे प्रभावपूर्ण मांग, जैसे हमारा कुल पूर्ति, कुल मांग, कुल निवेश, कुल बचत, सभी का निर्धारण इसी के अंदर किया जाता है, रोजगार का सिद्धांत। इसके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा लिखना है। थर्ड है मुद्रा का सिद्धांत। मुद्रा का सिद्धांत यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति आदि सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। एंड फोर्थ इज समष्टि शास्त्र के अंदर है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन। ठीक है, यानी क्या है इसके अंदर कि भाई सामान्य कीमत स्तर, हमारा कीमत स्तर डाउन आता है या बढ़ता है, यानी मुद्रा स्फीति आएगी तो कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, कीमत बढ़ती है, कीमत स्तर बढ़ती है ना, कीमत स्तर बढ़ जाएगा, मुद्रा स्फीति आएगी तो। और मुद्रा अवस्फीति आएगी, अवस्फीति आती है तो कीमत कम हो जाती है, कीमत कम हो जाती है। इन सभी का अध्ययन सामान्य कीमत स्तर के रूप में किया जाता है। ठीक है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन कह लो, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसको हम सिद्धांत के रूप में ले रहे हैं तो सिद्धांत लिख लेना है बच्चों इसका। ठीक है, सिद्धांत। फिफ्थ है आर्थिक विकास का अध्ययन। आर्थिक विकास का अध्ययन, यानी ये भी सिद्धांत के रूप में ही लेंगे इसको भी। आर्थिक विकास कैसे होता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने वाली, जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है उससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। देश का आर्थिक विकास से संबंधित, जैसे प्रति व्यक्ति आय जैसे बढ़ती है या कम होती है, इनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। किस पॉइंट के रूप में, आर्थिक विकास के सिद्धांत के रूप में। एंड लास्ट सिक्स्थ इज अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में जैसे टैरिफ है आदि समस्याओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में ही किया जाता है। तो इसके भाई समष्टि अर्थशास्त्र के स्कोप क्या हो गई, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। ठीक है, ये हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के स्कोप हो गए। ठीक है ना, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद जो क्वेश्चन अब बनता है हमारा, वो बनता है कि भाई व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या आता है। अब हमारा अंतर, डिफरेंस क्या है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, यानी सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिफरेंस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर इस लेसन से आता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट है इसका कि भाई अध्ययन का क्षेत्र। आपको पता है कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर एक फर्म, एक उपभोक्ता, एक उद्योग
आदि की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी यह क्षेत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमित व्यक्तिगत स्तर पर हो गया है। समझ में आ गई बात? इसके बारे में लिखेंगे कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, एक परिवार, एक मोहल्ला, एक गांव। ठीक है, ऐसे ऐसे कोई कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तथा इसके साथ साथ समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल कई बता दिए थे आपको, भाई राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल पूर्ति, हमने कई बता दिए ना, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, ये सभी के सभी इसी के एग्जाम्पल है समष्टि अर्थशास्त्र के। व्यक्तिगत स्तर पर हो व्यष्टि, सामूहिक स्तर पर हो समष्टि। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड इज सामूहिकता की मात्रा। ये भी कुछ ऐसा ही है, सामूहिकता की मात्रा। यानी इन दोनों में यदि डिफरेंस करना है तो सामूहिकता की मात्रा को लेना पड़ेगा। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत फर्म या एक उद्योग के उत्पादन के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है। एक फर्म हो, एक उद्योग हो, उसी के उत्पादन से इसकी कीमत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन के द्वारा सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण किया जाता है। सामूहिकता के तौर पर आ गई। इसमें तो एक फर्म, एक उद्योग के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन होता है, उससे सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण किया जाता है। 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट इज केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र हमने आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तभी बताया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? कीमत सिद्धांत। यानी कीमत सिद्धांत, कीमत को निर्धारण करना मुख्य क्या है इसका? केंद्रीय समस्या। व्यष्टि शास्त्र को क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। तो मुख्य समस्या क्या है इसकी? सेंट्रल जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि भाई केवल कीमत की समस्या, कीमत निर्धारण की समस्या ही मुख्य समस्या है। और समष्टि अर्थशास्त्र भी बताया था आपको हमने, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का की केंद्रीय समस्या क्या है? उत्पादन एवं रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, आय था रोजगार का सिद्धांत या उत्पादन एवं रोजगार का सिद्धांत, आप जो भी कह सकते हैं, दोनों लिखे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सरकारी हस्तक्षेप। सरकारी हस्तक्षेप। ठीक है, सरकारी यानी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यानी क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सरकारी जो हस्तक्षेप है वो न के बराबर है, यानी इसके अंदर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। और समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप मुख्य विषय है। सरकारी हस्तक्षेप मुख्य रूप से होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर तो सरकार द्वारा ही सारी चीजें निर्धारित की जाती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप का कोई विषय ही नहीं होता और समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप का मुख्य विषय होता है। क्लियर हो गई? हमारे जो 4 ये जो डिफरेंस हैं बच्चों, इसको अच्छी तरह आप पढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ रिलेशन देखेंगे,
इसका विस्तृत अध्ययन लिखेंगे इनके बारे में थोड़ा 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 थोड़ा, तो हमारा क्या होगा, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का जो डिफरेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं रहता। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र, और क्या क्वेश्चन बनता है इस लेसन से, समष्टि अर्थशास्त्र के 4 प्रमुख अक्षेत्र। ठीक है, ये क्या है, यानी 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चार जो मुख्य सेक्टर हैं हमारे, 4 जो मुख्य क्षेत्र हैं वो क्या हैं, जिसके द्वारा हमारा समष्टि अर्थशास्त्र चलता है। 4 क्षेत्र ऐसे कौन से हैं जिससे हमारा उत्पादन चलता है। अगर ये चारों क्षेत्र समझ में आ गए आपको, तो सेकंड एंड थर्ड लेसन क्लियर हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा बातें इसी से पूछी गई हैं। यहाँ पर आपका हम बेसिक बनाएंगे, वहाँ पर ये काम आएंगी। ध्यान देना बच्चों। फर्स्ट इज उत्पादन क्षेत्र। क्या है, उत्पादन क्षेत्र। इसके अंदर क्या है, यानी उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। किस किस का उत्पादन करता है, वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। यह क्षेत्र जो उत्पादन क्षेत्र, यह क्षेत्र परिवार क्षेत्र से, उत्पादन क्षेत्र परिवार क्षेत्र से क्या क्या लेता है, परिवार क्षेत्र से यानी श्रम लेता है। लेबर भी परिवार क्षेत्र से आते हैं। भूमि भी परिवार क्षेत्र की लेता है, परिवार क्षेत्र की भूमि भी प्रयोग करता है। ठीक है, पूंजी जो पैसे लेता है, ब्याज देता है, वो भी परिवार क्षेत्र से प्राप्त करता है। और जो इसको लगाने वाला है, उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप है, वो भी परिवार क्षेत्र से होता है। यानी ये श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम परिवार क्षेत्र से भाड़े पर लेता है। कौन, उत्पादन क्षेत्र लेता है ना। और जो कच्चा माल है, गैर कारक आगत है, जो कच्चा माल है वो भी खरीदता है और इनका प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। यानी उत्पादन करता है ना, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और मानव की आवश्यकताओं का संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को परिवार क्षेत्र को बेचता है। फिर सुनो बच्चों, उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। उत्पादन क्षेत्र परिवार क्षेत्र से श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम आदि को भाड़े पर खरीदता है, सभी को भाड़े पर लेता है और गैर आगत साधन जैसे कच्चा माल उनको भी खरीदता है। इनका प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है और परिवार क्षेत्र की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है वस्तुओं और सेवाओं से। किसको बेचेगा वस्तुओं और सेवाएं, परिवार क्षेत्र को बेचेगा। कौन, उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र उत्पादन करेगा और वस्तुओं और सेवाओं को परिवार क्षेत्र को बेचेगा। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट इज गृहस्थ क्षेत्र। परिवार क्षेत्र भी लिख सकते हैं इसको हम, या गृहस्थ क्षेत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार अगर हम परिवार क्षेत्र लिखें तो समझ जाना है परिवार क्षेत्र गृहस्थ क्षेत्र एक ही है। गृहस्थ क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। खरीदता है ना, यूज करता है वस्तुओं और सेवाओं को। यह क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र का
यह अक्षेत्र उत्पादन अक्षेत्र का स्वामी होता है ना। और यह अक्षेत्र सेवाओं को उत्पादन अक्षेत्र को प्रदान करके वस्तुओं और सेवाओं तथा उत्पादन में अपना योगदान देता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई गृहस्थ अक्षेत्र वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है और उत्पादन क्षेत्र के अंदर जो भी उत्पादन किया जाता है वो गृहस्थ क्षेत्र अपना योगदान देता है। ठीक है, अपना योगदान देता है और इसके बदले में जैसे श्रम भूमि पूंजी उद्यम दिया ना गृहस्थ क्षेत्र ने, इसके बदले में इनसे आय प्राप्त करता है। श्रम के बदले क्या प्राप्त करेगा? श्रम के बदले क्या प्राप्त करेगा? लेबर। ठीक है ना, हमारे जो श्रम के बदले पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, मजदूरी। और भूमि के बदले क्या प्राप्त करेगा? रेंट यानी लगान। पूंजी के बदले क्या प्राप्त करेगा? इंटरेस्ट यानी ब्याज। और उद्यम के बदले क्या प्राप्त करेगा? प्रॉफिट। यानी जो ये कारक हैं जो गृहस्थ क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को देता है, इनसे आय प्राप्त करता है और ये जो आय प्राप्त करता है इनसे वस्तुओं और सेवाओं का खरीदता है, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। सिंपल भाई। एक तो प्यारे विद्यार्थियों इतना मुश्किल नहीं है जितना हम आपको बार बार बताने लग रहे हैं। आप इनको आराम से समझ भी सकते हैं। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहता क्या है, ये काम क्या आता है, ये बार बार रिलेशन दिखाने लग रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है। तीसरा क्षेत्र है सरकारी क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र क्या है? सरकारी क्षेत्र एक तो कर लगाता है, कराधान। यानी कर लगाता है किस पर? उत्पादन क्षेत्र पर भी लगाता है, गृहस्थ क्षेत्र पर भी लगाता है। कर लगाता है और लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले ये पता कर लो कि कराधान क्या होता है, आर्थिक सहायता क्या होती है। कराधान मीन कि भाई सरकार जो उत्पादन क्षेत्र और गृहस्थ क्षेत्र से जो टैक्स के रूप में पैसे लेता है उसको कराधान कहते हैं। कर टैक्स लेता है गृहस्थ क्षेत्र से और उत्पादन क्षेत्र से, और कई बार इनकी आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है, आर्थिक सहायता भी देता है इन दोनों को। कैसे आर्थिक सहायता होती है? सब्सिडीज। उत्पादन क्षेत्र को भी और गृहस्थ क्षेत्र को सब्सिडी भी देता है। जैसे भाई उत्पादन क्षेत्र को सब्सिडी के रूप में क्या करता है कि भाई उत्पादन क्षेत्र को कई बार लोन लेना पड़ता है, उसके रूप में सब्सिडी देता है। कई बार इसको टैक्स में भी छूट दे देता है उत्पादन क्षेत्र को। यह काम कौन करता है? सरकारी क्षेत्र। और सरकारी क्षेत्र गृहस्थ क्षेत्र को कैसे देता है कि भाई गृहस्थ क्षेत्र को वृद्धावस्था पेंशन देता है, बच्चों को वजीफे देता है, यानी इसके रूप में भी इसकी आर्थिक सहायता करता है। सरकारी क्षेत्र टैक्स भी लगाता है और इनकी सहायता भी करता है। ये काम सरकारी क्षेत्र का है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, शेष विश्व अक्षेत्र। शेष विश्व अक्षेत्र यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी शेष विश्व, जो विश्व शेष बच गया हमारे देश से, जो दूसरे देश हैं उनसे हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं और दूसरे देशों से आयात भी करते हैं। ठीक है ना। यदि हम दूसरे देशों को निर्यात करेंगे तो वहाँ से हम वस्तुओं और सेवाओं को बेचेंगे और धन प्राप्त करेंगे। आयात दूसरे वस्तुओं से वस्तुएं, दूसरे देशों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदेंगे और उनके बदले में हम उनको आय प्रदान करेंगे, यानी हम उनको उनके ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है। यानी दूसरे देशों से निर्यात करना और आयात करना शेष विश्व अक्षेत्र के रूप में आता है। क्लियर हो गया? ये 4 अक्षेत्र हमारे अंदर आते हैं। जो 4 मेजर सेक्टर है, ये 4 हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है। उत्पादन क्षेत्र जो उत्पादन करता है श्रम भूमि पूंजी उद्यम का प्रयोग करके, गृहस्थ क्षेत्र जो इनके बदले में आय प्राप्त करता है और उत्पादन क्षेत्र की सारी वस्तुओं सेवाओं को खरीदता है।
सरकारी क्षेत्र क्या करता है, कराधान लगाता है दोनों के ऊपर और उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। शेष क्षेत्र से क्या करते हैं हम, दूसरे देशों को सामान भेजते हैं, सेवाएं भेजते हैं, वस्तुएं भेजते हैं और उनसे आय प्राप्त करते हैं। और आयात के रूप में क्या करते हैं, दूसरे देशों से सामान लेते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं और उसके बदले में उनको पैसे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम शेष विश्व क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र को समष्टि अर्थशास्त्र के 4 प्रमुख क्षेत्र के रूप में शामिल करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस लेसन के अंदर और एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त होनी चाहिए। बहुत आसान लेसन है, हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसका एक क्वेश्चन थोड़ा सा और रहता है, अगर वो आप कहेंगे तो हम करवा देंगे, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है, उसकी एग्जाम के अंदर नहीं आता है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो उसको भी करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज यही हमारा लेसन खत्म हो जाता है। जो क्वेश्चन हम बताने लग रहे हैं वो अगर कोई सुनेगा आपसे तो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के अंदर 0.5% चांस है कि उसके अंदर से क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से आपको करवा देते हैं और आपको भी ये देखना चाहिए। ठीक है, अगर हम करवा रहे हैं तो आपको भी देखना चाहिए कि ये होता क्या है। और दे दिया इसने कि भाई नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपना कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्ति पर छोड़ दिया जाता है, बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। इसका मीनिंग क्या है, छोड़ दिया जाता है यानी जो वस्तु है वह अपनी मांग और पूर्ति स्वयं पैदा करेगी। ठीक है ना, मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण स्वयं होगा। ये बाजार शक्तियों पर छोड़ देता है, सरकार इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती, सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, नहीं करती है। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र कहाँ उत्पादन करेगा, उत्पादन क्षेत्र उत्पादन करेगा जहां पर उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। यानी उत्पादन करने वाले उत्पादन के लिए स्वतंत्र हैं, उत्पादन के लिए स्वतंत्र हैं। ये बातें आपको इकट्ठी लिखनी है, समझना है कि उस हमारे से आपने बस आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है, यानी मांग और पूर्ति द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। मांग और पूर्ति और उत्पादन में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और उत्पादन करने वाला उत्पादन वहां करेगा जहां उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, और उत्पादक उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए वो स्वतंत्र होता है। जहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेंगे वहां पर ज्यादा उत्पादन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोलता है कि भाई इसके अगर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, बाकी हमारे देश में नहीं पाई जाती, ठीक है, यानी जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, उसके अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो बोलते हैं अगर वो देश उसके अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है तो इसके कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। फायदे और नुकसान भी होंगे ना इसके, तो कहता है कि भाई इसके फायदे क्या हैं, यानी इसके गुण क्या हैं, फायदे क्या होंगे। फर्स्ट पॉइंट, वस्तुओं और सेवाओं में विविधता,
विविधता। इसका इस अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण वस्तुओं और सेवाओं में पाई जाने वाली विविधता है। ये विविधता क्या होती है? यानी उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार उत्पादन किया जाता है। जैसा उपभोक्ता चाहते हैं वैसी ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं के अंदर अनेक विविधता पाई जाती हैं। जैसी वस्तुओं की डिमांड होती है वैसे ही उनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज साधनों का उचित उपयोग। यानी सभी साधनों का उपयोग उचित होता है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना होता है ना। तो ये क्या होता है? सभी साधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं। ठीक है। किसी भी साधन को छोड़ते नहीं है खाली, जिससे उत्पादन में कमी आए। थर्ड पॉइंट इज काम की प्रेरणा। काम की प्रेरणा मीन क्या होता है? काम की प्रेरणा, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। यदि लाभ ज्यादा होगा, यदि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो काम करने की प्रेरणा और अधिक पैदा होगी। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। यानी ज्यादा प्रॉफिट उत्पादन ज्यादा करने के लिए प्रेरित करेगा, तो ज्यादा उत्पादन किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय आय के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ इज जीवन स्तर में वृद्धि। जीवन स्तर में वृद्धि। और आपको पता है यदि उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो लोगों का लाइविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा, उनका जीवन स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे गुण, और इसके कुछ अवगुण भी होते हैं, हानियां भी तो होती हैं। ठीक है। फर्स्ट इज आय तथा धन का असमान वितरण। यानी केवल इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट ज्यादा कमाना। प्रॉफिट ज्यादा है तो गरीब को कम पैसे वितरित होंगे और अमीर व्यक्तियों को और अधिक धन प्राप्त होता चला जाएगा। अमीर और अधिक अमीर हो जाएगा और गरीब और गरीब होता चला जाएगा। सेकंड इज वर्ग संघर्ष। इसके अंदर केवल दो वर्ग बच जाएंगे, एक तो अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग। ठीक है ना। गरीब वर्ग और अमीर वर्ग, दोनों वर्गों के बीच संघर्ष चलता रहेगा। दोनों पूंजीवादी और गरीब व्यक्ति एक दूसरे के जीवन से विपरीत होगा जीवन इनका। जबकि एक तो पूंजीवादी जो हमारा धनी वर्ग है, पूंजीवादी जो वर्ग है, धनी वर्ग है, उसका जीवन विलासिता का होगा। और जबकि जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग को पेट भर खाना भी नहीं मिलेगा। तो दोनों के दोनों संघर्ष के अंदर बट जाएंगे, दोनों जो वर्ग हैं संघर्ष में हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज श्रमिकों का शोषण। आय ज्यादा कमाने के लालच में श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण होगा। काम करने वाले को अधिक से अधिक शोषित किया जाएगा, ज्यादा घंटे काम करवाया जाएगा, और ज्यादा पैसों के लालच में, ज्यादा उत्पादन के लालच में श्रमिकों से अनेकों घंटे काम होगा, जिसको नहीं चाहते हुए भी उसको करना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता। अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता। एक उत्पादन करने वाला यदि अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है तो दूसरे के उत्पादन से अपने आप को अच्छा दिखाना पड़ेगा, दूसरे के उत्पादन से अपने आप को सुपीरियर दिखाना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार जो एक्स्ट्रावेगेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके गुण और अवगुण के बारे में पढ़ लिया। अगर एग्जाम के अंदर बाई चांस 0.5% चांस है एग्जाम में आएगा, लेकिन यदि फिर भी आता है तो आप इसको आराम से लिख सकते हो।
ठीक है, इसके साथ ही हमारा लेसन 1 कंप्लीट होता है। आशा है आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर विद्यार्थियों, अगर आपको पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें फ़ोन करके भी आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8059144499। ये तो कॉल का नंबर है, ठीक है। एंड व्हाट्सअप नंबर आप व्हाट्सअप भी करके पूछ सकते हैं 9466340151। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जब वीडियो बनेगी हमारी, तो नेक्स्ट एनर्जी के साथ, सेकंड लेसन के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।